Hello everyone, welcome back to my channel Humanities. I'm back with another video on important questions. आज हम कवर करने वाले हैं एक सेकेंड बीपीएससी 133। इसका फुल कोर्स मैं करा चुकी हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल हर एक चैप्टर का मैं करा चुकी हूँ। अगर आपको देखना है पूरे चैप्टर्स यानी सीरीज वाइज देखना है तो मैं प्लेलिस्ट जो है कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम क्या है और उसकी फीचर्स क्या है। ठीक है, तो स्टार्टिंग आप कैसे करोगे, 20 मार्कर का क्वेश्चन आता है यानी 20 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना है ना। तो 20 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है तो अप्रॉक्स आपको 4 पेज तो मतलब भर के आने हैं। 4 पेज में तो आंसर करना ही है, तो थोड़ा जो है खुला खुला लिखना और हो सके तो एक फ्लो चार्ट जो है बनाना जरूर। जैसे कि इसमें आपने की पॉइंट्स है ना, इस क्वेश्चन में ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, डिवीजन ऑफ पावर, तो इनको आप ऐसे फेडरल सिस्टम डाल के और ऐसे ऐसे इस टाइप से एरोज बना के यहाँ पे जो है मेंशन कर लिख दो पहले छोटा सा डुअल पॉलिसी, फिर बाद में लेटर ऑन उसको एक्सप्लेन करो। इससे क्या होता है, थोड़ा पेज जो है फिलअप होता है। ठीक है, और लगता है कि हाँ भी कॉलेज वाला बच्चा जो है आंसर लिख रहा है, स्कूल का बच्चा आंसर नहीं लिख रहा। फिर तो बैक टू दी आंसर। फेडरल सिस्टम एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हमें देखने के लिए मिलता है बिटवीन सेंटर और स्टेट। एग्जाम्पल लो आप इंडिया का। इंडिया में क्या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड है ना। मतलब पूरी पूरे एक कंट्री पे, पर्टिकुलर कंट्री पे किसी एक का रूल नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे कि आप इंडिया में देखोगे कि सेंटर में किसकी अभी गवर्नमेंट है, बीजेपी है। तो स्टेट जैसे कि यूपी है, यूपी में भी बीजेपी है ना। बट ऐसा तो नहीं है कि ऑल ओवर दी जितने भी स्टेट्स हैं इन इंडिया सब में बीजेपी नहीं है ना। वेस्ट बंगाल में देखोगे तो अलग गवर्नमेंट है ना। महाराष्ट्र में देखोगे तो अलग गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ऐसे मेरा पर्पस क्या है कहने का, मेन मेरा पर्पस ये है कि पूरी जगह पे जो है डिवीजन हमें पावर का देखने के लिए मिलता है। सेंटर में जो है गवर्नमेंट वो अलग होती है, स्टेट में जो है गवर्नमेंट वो अलग होती है। वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी। डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लेवल हो सकते हैं गवर्नमेंट के। जैसे कि मैंने बताया इंडिया में क्या है, सेंट्रल लेवल है और स्टेट लेवल है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस चीज पे ध्यान देती है, डिफेंस सिस्टम पे। देखो अब जो हमारा जो भी नेशनल सिक्योरिटी की बात है, फॉर एग्जांपल इंडिया को पाकिस्तान से वॉर करनी है, चाइना से वॉर करनी है, ये सब डिसीजन कौन लेता है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो लेती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट का कहाँ पे रोल होता है, अपने रीजन पे। जैसे कि यूपी एक पर्टिकुलर स्टेट है, तो वहां पे जो यूपी में जो गवर्नमेंट होगी, जो यूपी के सीएम होंगे, वो पूरा क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। ठीक है, जो भी लोकल इश्यूज होंगे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ इश्यूज हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ पावर। जो चीज मैं पहले भी बोल गया कि पहले भी बोला मैंने कि जो स्टेट और सेंटर है दोनों के बीच में क्या है, डिवीजन हमें देखने के लिए मिलता है पावर का। और ये पावर्स क्या होंगे इनकी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, जो भी पावर्स है कहाँ मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सारी जो सेंटर की पावर है वो मेंशन है, स्टेट लिस्ट में जो भी स्टेट की पावर है वो मेंशन है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो इश्यूज हैं जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों आपस में जो है मिलके काम करेंगे। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फेडरल सिस्टम का एक फीचर ये भी है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए उसी के अनुसार पूरा जो फेडरल सिस्टम है वो वर्क करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी यहाँ पे जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि उस पर सरकार का कोई भी दबाव नहीं होता, वो अपनी डिसीजन जो है इंडिपेंडेंटली लेती है। ठीक है, एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रूल्स लिखे हुए हैं, जो भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उनके अनुसार क्या करती है जुडिशरी, अपने डिसीजन देती है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो ही वैलिड होगा, वो ही माना जाएगा। अगर कोई भी लॉ वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को तो उसको क्या किया जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा जुडिशरी से। मतलब कहने का ये है कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल मोदी अभी बीजेपी है तो मोदी क्या है, पीएम है। ठीक है, वो कोई भी जो है न्यू एक तरीके से रूल लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वो रूल जो है पार्लियामेंट में पास होने के बावजूद भी अगर जो जुडिशरी है उसको लगता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है तो उसको नल एंड वॉइड जो है हमारी जुडिशरी कह सकती है। ठीक है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इज नॉट इजी। ठीक है, पूरा एक प्रोसेस है कि भाई पूरा जो राज्यसभा है, लोकसभा से वो पूरा बिल पास होकर आना चाहिए जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई संशोधन हो। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, एक रिजिड प्रोसेस है। ठीक है, जिसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलोन जो है अमेंड नहीं कर सकती, है ना। यानी कि जो स्टेट्स में गवर्नमेंट है उनकी भी हेल्प लगती है।
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। तो एक पूरा एक रिजिड प्रोसेस है। बाइकेमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? जैसे कि इंडिया में दो हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा। जहां जिस भी कंट्री में टू हाउसेज होते हैं तो वहां पे क्या होता है? बाइकेमरल लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, ये भी क्या एक फीचर है फेडरल सिस्टम का। सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन, ये देखो लास्ट चैप्टर से है, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म। अब क्लासिकल लिबरलिज्म क्या होता है? देखो लिबरलिज्म पहले मैं बता दूं, अलोन। लिबरलिज्म का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम पे क्या दे, ध्यान दे। ठीक है, और फ्री मार्केट यानी गवर्नमेंट का जो जो इंटरवेंशन है वो बहुत ज्यादा कम हो, यानी गवर्नमेंट जो है ज्यादा कंट्रोल ना कर रही हो इकोनॉमी पे, मार्केट पे। ठीक है, फ्री मार्केट हो जहाँ पे लोग जो है अपने अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह कर पाए। ठीक है, तो क्लासिकल लिबरलिज्म भी एक लिबरलिज्म की ही ब्रांच है। ठीक है, डेवलप फ्रॉम द एनलाइटमेंट इन द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था बहुत ज्यादा, यूरोप से स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। जब ये ऑल ओवर द इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैल रहा था, इस टाइम पे क्लासिकल लिबरलिज्म अप्रोच जो है इमर्ज होके आई। ठीक है, अब क्या कोर एस्पेक्ट है इसके? इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी लोगों के पास जो है अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, अपनी राइट्स होनी चाहिए, और लोग उन राइट्स के बारे में अवेयर होने चाहिए, जैसे राइट टू लिव हो गया, या राइट टू लिव हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया। ठीक है, और लिमिटेड गवर्नमेंट एंड फ्री मार्केट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है भाई? जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा चीजों पे कंट्रोल ना करे, जो प्राइवेट चीजें हो, है ना, जो प्राइवेट चीजें हो वो ज्यादा हो। ठीक है, मतलब जैसे कि एजुकेशन हो गया, या जो हॉस्पिटल्स वगैरह है, हेल्थ सेक्टर हो गया, या एक तरीके से जो कॉमन जो मार्केट होता है जहाँ पे मतलब गुड्स, पूरे जो गुड्स वगैरह का ट्रेड होता है पूरा, इसमें जो है गवर्नमेंट जो है ज्यादा टैक्स वगैरह ना लगाए, ज्यादा इंटरफेयर ना करे। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म की बात की गई जी, भाई जो लोग हैं उनको अपनी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जैसे राइट्स के बारे में पता हो। लिमिटेड गवर्नमेंट का रोल हो। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, सिर्फ प्रोटेक्ट करे इंडिविजुअल्स के राइट्स को। ठीक है, अब प्रोवाइड कराए बेसिक गुड्स लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि वो अपना पूरा जो है पॉलिटिकल फील्ड में एक्टिव रहे। ठीक है, बाकी जो है ये इट जनरली एडवोकेट फॉर नेगेटिव फ्रीडम। नेगेटिव फ्रीडम मतलब कि भाई जो लोगों की पर्सनल लाइफ है, या जो ट्रेड वगैरह जिससे उनकी सोर्स ऑफ इनकम हो रही है, उस चीज में जो गवर्नमेंट है ज्यादा रोल रोल ना निभाए या इंटरवीन ना करे। ठीक है, और उस टाइम पे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड फंडामेंटल नेचुरल राइट, यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी अपनी संपत्ति होना क्या था, एक फंडामेंटल नेचुरल राइट था उस टाइम पे। इंडिया में तो उसको जो है बाद में फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, पहले इंडिया में भी जो है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में आता था। ठीक है, यहाँ पे होगा बिलीव्स दैट अ फ्री मार्केट ड्राइवन बाय इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट एंड कंपटीशन इज द मोस्ट एफिशिएंट। देखो अब ये जो इसके प्रोपोनेंट्स है ना, यानी कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म में बिलीव करते हैं, उनका मानना ये है कि जो फ्री मार्केट है, यानी कि जब गवर्नमेंट ज्यादा इंटरवीन नहीं करेगी मार्केट में, तो कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाएगी। मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, हाई टैक्सेस लगाती है ना। तो जिससे हाई टैक्सेस के कारण क्या होता है कि भाई ज्यादा प्रॉफिट किसको जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है, क्योंकि पहले वो टैक्स पे करेंगे, उसके बाद जितना भी मतलब उनका रेवेन्यू आ रहा है उसमें वो गवर्नमेंट को टैक्स भी देना। बट अगर ये गवर्नमेंट टैक्स जैसी चीजें हटा दे, है ना, तो प्राइवेट जो ऑनर्स हैं, जो प्राइवेट एक तरीके से क्या कह सकते हैं, जो प्राइवेट जो सेक्टर है, जो मार्केट में है, तो वो अपनी मनमानी से वो जितना भी चाहे, है ना। जैसे कि अभी क्या है, एमआरपी है ना, कि मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, नहीं इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते, कि अगर 20 रुपए एमआरपी जो है सेट है, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा ही तो बनाया गया है एमआरपी जैसी चीजें, कि अगर 20 रुपए है किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी पे, तो उससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते। बट अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करना बंद कर देगी, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी मनमानी से कितने भी प्राइस पे जो है सामान बिकेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी यहाँ पर ज्यादातर जो क्लासिकल लिबरलिज्म के सपोर्ट में होते हैं वो ज्यादा डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिससे जो लोग हैं अपना जो प्रतिनिधि है वो खुद चुन सके, और एक तरीके से जो है डिसीजन ले सके। ठीक है, मार्क्सिज्म, जो ये मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी, इसको डेवलप किया था कार्ल मार्क्स ने एंड फ्रेडरिच एंजल्स ने। ठीक है, इमर्ज एज अ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड क्लासिकल लिबरलिज्म, यानी कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म हमने पढ़ा पहले, कि जहाँ पे फ्री मार्केट होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए, इसकी क्रिटिसिज्म में ये आइडियोलॉजी बेसिकली आई थी। और ये किस चीज पे फोकस करती है, क्लास स्ट्रगल पे, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे, एंड ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म। देखो कैपिटलिज्म का मतलब बेसिकली होता है कि जहाँ पे ऑनरशिप हो लोगों के पास, यानी जहाँ पे लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सोसाइटी इज फंडामेंटली डिवाइडेड इनटू। देखो, अब मार्क्सिज्म में जो लोग बिलीव करते हैं उनका मानना ये है कि ये जो कैपिटलिज्म है ना, ये सोसाइटी को दो टाइप में जो है डिवाइड कर देता है। पहले क्या है, बर्गीज क्लास, यानी कि ऑनर्स ऑफ कैपिटल, यानी जो प्रॉपर्टी के ऑनर ऑनर होते हैं, ठीक है। प्रोलेटेड जो वर्किंग क्लास, यानी जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप है, उनके ऑनर कौन है, बर्गीज क्लास। प्रोलेटेड क्लास वो है जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, जो वर्क कर रही है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या करता है, एक सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवोकेट फॉर द कलेक्टिव ऑनरशिप, यानी कि इन्होंने किस चीज के लिए एडवोकेट किया कि भाई कलेक्टिव ऑनरशिप होनी चाहिए, यानी जो भी अगर ये लैंड है, ठीक है, तो इसको इक्वली जो है लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि किसी पर कोई लैंड ज्यादा ना हो, या कोई रिसोर्सेज किसी पर ज्यादा ना हो, सब पर इक्वल रिसोर्सेज हो, इक्वल लैंड हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन बाय आईएमएफ, यानी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ, उसने क्या जो है कंडीशन इम्पोज की है डेवलपिंग कंट्रीज पर फॉर डेप्ट क्राइसिस, यानी कि अगर जो एक तरीके से जैसे कि कोई भी कंट्री लोन लेती है आईएमएफ से, तो उन्होंने क्या कंडीशन इम्पोज की है कि भाई ये कंडीशन जब आप फुलफिल करोगे तभी हम जो है आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। जब भी कोई डेवलपिंग कंट्री अप्रोच करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को डेप्ट रिलीफ या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, यानी कि पैसों के लिए, ठीक है, लोन लेने के लिए, जब वहां पे क्राइसिस चल रहा हो, यानी कि वहां पे इकोनॉमी डाउन जा रही हो, ठीक है, तो आईएमएफ टिपिकली क्या करता है, कुछ इम्पोज करता है कंडीशंस, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। याद रखना, ये मेंशन करना है बिल्कुल एकदम इंट्रो में, ऐसे है स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम हम उन्हें कहते हैं। अब इन प्रोग्राम में क्या जो है वो मतलब एक तरीके से क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं। पहला, ओपन अप टू ट्रेड, यानी कि अपने जो आपकी कंट्री में जो टैक्सेस वगैरह है उनको आप क्या करो, कम करो, ठीक है, जिससे क्या है, ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़े, ठीक है। रिड्यूस रूल्स एंड पेपर वर्क दैट मेक इट हार्ड फॉर बिजनेस टू ऑपरेट और फॉर फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट, यानी जो फॉरेन कंपनीज जो है आके आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए जो पेपर वर्क है उसको रिड्यूस करो, ठीक है। या रूल्स अगर आपने लगाए हुए, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए हुए, तो उसको रिड्यूस करो, ठीक है। मेक श्योर दे बैंक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड वेल मैनेज, यानी जो आपकी कंट्री में बैंक्स होने चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और वेल मैनेज होने चाहिए, ठीक है। फाइट करप्शन, टेक स्टेप्स टू रिड्यूस करप्शन, यानी करप्शन को अपनी कंट्री से हटाने के लिए क्या करो, स्टेप्स लो, ठीक है, जिससे जो फॉरेन कंट्रीज है वहां से जो है आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सको। कट बैक, द कंट्री नीड टू स्पेंड लेस मनी, दिस मीन, यानी कि जो पब्लिक जो आप जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, स्कीम्स वगैरह चलाती है, ठीक है, तो उन स्कीम्स में क्या आप कम पैसे खर्च करो, यानी जो पब्लिक सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, ठीक है, तो कुछ प्रोजेक्ट चलाती है गवर्नमेंट, जैसे कि कभी कभी जैसे आपने देखा होगा पास्ट टाइम में कि जब यहाँ पे यूपी में गवर्नमेंट थी किसकी, अखिलेश यादव की, तो उन्होंने क्या किया, लैपटॉप्स बंटवाए थे बच्चों को, ठीक है। कांग्रेस भी ऐसे प्रोमिस करती है कि भाई अगर आपके इतने परसेंटेज मार्क्स आएंगे तो हम क्या देंगे आपको, स्कूटी देंगे या फिर ऐसे। तो इस टाइप की जो स्कीम्स में जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इनको आप क्या करो, कम करो, ठीक है। ऑल्सो फाइंड वेज टू कलेक्ट मोर मनी, यानी कि अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या वेज फाइंड करो। अब क्या वेज हो सकते हैं ये, कि जो जितने भी लोग हैं वो टैक्सेस प्रॉपरली दे रहे हो, है ना, इनकम टैक्स हो गया या प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, तो प्रॉपर टैक्स, गवर्नमेंट की जो अर्निंग है वो कहाँ से होती है, टैक्स से ही तो होती है, ठीक है। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने जो बिजनेस है, यानी कोई अगर पब्लिक मतलब जो प्राइवेट सेक्टर को क्या करते हैं वो शेयर बेच देती है कंपनी का, जैसे कि कोई कंपनी है जो कि ओन बाय गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसको किसको बेच देती है, वो प्राइवेट कंपनीज को बेच देती है, ठीक है, रेवेन्यू अर्न करने के लिए। मेक योर करेंसी चीपर, यानी कि दे माइट बी टोल्ड टू मेक देयर कंट्री मनी वर्थ लेस कम्पेयर टू अदर करेंसी, यानी अगर हम अपनी करेंसी की क्या कर देंगे, एक तरीके से वैल्यू को घटा देंगे, तो उससे क्या होगा, जो बाहर की कंट्रीज हैं वो ज्यादा गुड्स खरीद पाएंगी, क्योंकि हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, चीपर हो जाएगी, है ना। जब करेंसी चीपर हो जाएगी तो बाहर की जो कंट्रीज है वो यहाँ से सस्ते में सामान खरीद पाएंगी, क्या, तो ये एक उनकी स्ट्रेटेजी होती है। अब नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के मेन फंक्शन क्या होते हैं। पहला, इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि इलेक्शन कंटेस्ट करना। दिस इज परहैप्स द मोस्ट विजिबल फंक्शन। पार्टीज नॉमिनेट कैंडिडेट फॉर वेरियस ऑफिसेज, रिक्रूट इंडिविजुअल, यानी कि जो पूरा इलेक्शन जो इलेक्शंस होते हैं जैसे कि इंडिया में हर 5 साल में होते हैं, तो वो इलेक्शन कंटेस्ट करना पहला फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है। कैंपेन्स कराना, है ना, जैसे कि रैलीज वगैरह कराते हैं जिससे जो सिटीजन को चॉइसेस मिल सके। डिफरेंट डिफरेंट पार्टी डिफरेंट डिफरेंट रैलीज कराती हैं, अपने प्रचार करती हैं पूरे इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट,
प्रोवाइडिंग सिंबॉलिक आइडेंटिटी, जैसे कि आप देखोगे बीजेपी का क्या है, कमल है, कांग्रेस का देखोगे तो क्या है, वो हाथ है ना। तो इस टाइप से एक सिंबॉलिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करना, जिससे भाई उनको एक जिससे उनकी पार्टी को एक आइडेंटिटी मिल सके। ठीक है। फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स, कभी कभी क्या होता है ना कि जो मेन एम होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो होता है अपनी सरकार बनाना, कि भाई सेंटर में जो अपनी सरकार आ जाए, तो इसलिए वो कोलिजन जैसे मेथड का भी यूज करते हैं। मतलब कहीं पे अगर उनकी सरकार नहीं बन रही है, ठीक है, कम सीट्स है, तो दूसरी पार्टी के साथ मिलके मिली जुली सरकार कहते हैं ना, तो कोलिजन फॉर्म करना। नेक्स्ट, एग्रीगेटिंग इंटरेस्ट एंड पैशन, पार्टीज एक्ट एज इंटरमीडिएटरीज ब्रिंगिंग टुगेदर डाइवर्स इंटरेस्ट। पार्टीज कैसे एक्ट करती हैं, एज इंटरमीडिएटरीज, मतलब क्या है इसका, कि मतलब डाइवर्स लोगों पर वो क्या करती है, रूल करती हैं डिफरेंट ग्रुप्स पे सोसाइटी में। अब जैसे इंडिया में देख लो, इंडिया पे भी सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट है, बीजेपी है। तो वो कितनी डाइवर्स, मतलब पूरे अगर इंडिया में देखा जाए तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना। तो कैसे वो रूल कर रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब ये होता है, देखो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, इलेक्शन कंटेस्ट करती है, तो जैसे कि 5 ईयर के लिए उनका रूल आने वाला है, तो वो पूरे 5 साल में क्या डेवलपमेंट करेंगे, क्या ऐसा जो है पुरानी सरकार ने नहीं किया जो वो करेंगे, ठीक है, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, क्या पॉलिसीज जो है, या क्या उनके गोल्स है, ये सब चीजें वो बताते हैं थ्रू पॉलिटिकल कैंपेन, यानी जो रैली वगैरह निकलती है उनसे, जो भाषण वगैरह देते हैं उससे। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्रोवाइडिंग अपोजिशन, अब जो पार्टी जो है नहीं जीत पाती है, वो पार्टी क्या करती है, अपोजिशन प्रोवाइड करती है, यानी कि जो अभी करंट में मान लो बीजेपी है जैसे, तो जितनी भी अपोजिशन पार्टी, जैसे आप कांग्रेस को देखोगे तो बीजेपी का कोई भी जो है एक तरीके से अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो है इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा क्या हुआ, डिबेट हुई, या वक्फ प्रॉपर्टी करके कुछ एक वो लाया गया, बिल लाया गया, तो उस पर इतनी ज्यादा डिबेट हुई। तो कांग्रेस कैसे जो है क्रिटिसिज्म का काम करती है, कि भाई कोई भी पॉलिसी अगर जो कोई भी पॉलिसी है जिससे पूरी ऑल ओवर दी जनता खुश नहीं है ना, कंट्री की, तो कैसे अपोजिशन काम करता है क्रिटिसाइज करने में उन पॉलिसीज को। ठीक है, तो अपोजिशन भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। ठीक है, जिससे कंपटीशन और डिसीजन मेकिंग, कंपटीशन बना रहता है। ठीक है, प्लस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। Ensuring stability and order by providing a structured framework for political competition, decision making, party contribute to political stability. सॉरी, ये ऊपर वाले का ही पॉइंट है, ठीक है, ये इसका पॉइंट नहीं है। यहां से इसका Scholars primarily compared formal government structure, constitution and legal framework for Western European and Northern American state। देखो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब सिंपली ये है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में देखो क्या है कि डिफरेंट जो कंट्रीज है ना, डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन या जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कंपेयर करना। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम, एक सेकेंड यार राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को या फिर जो डिफरेंट कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कंपेयर करना है। जैसे कि आप देखोगे हर कंट्रीज में जो है जो जहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी या जहाँ पे भी मोनार्की भी है कहीं पे, तो वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आप यूरोप में देखोगे तो वहां पे मोनार्की है, बट वहां पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो अदर अदर बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ क्या है, यूनिकनेस होती है। ठीक है, तो इन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना, कंपेयर करना आपस में, कि भाई कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेस्ट है, ठीक है, अच्छा है, क्या उन्होंने क्या ऐसी चीजें जो उन्होंने अच्छी मेंशन की हुई हैं। ठीक है, तो जनरली जब स्टार्टिंग हुई ना कंपेयर करने की पॉलिटिक्स को, तो जनरली जो है सब जो है वेस्टर्न जो यूरोप नेशन है, ठीक है, उनसे क्या करते थे, कंपेयर करते थे। ठीक है, टू फाइंड आउट कि जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट होती है, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गई, अथॉरिटेरियन हो गई। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का कैसी होती है, जहां पर जो है सिर्फ एक पर्सन का रूल हो। ठीक है, कम्युनिज्म हो गया, कम्युनिज्म भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि आपको चाइना में देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में आप देख लो, किंग जोन है ना, तो वो भी क्या एक तरीके से अथॉरिटेरियन का एग्जाम्पल है, कि भाई उनकी चलती है, सिर्फ वो किसी और की नहीं सुनते। जैसे कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर सरकार अपनी मनमानी चलाएगी तो जो लोग हैं, कॉमन पीपल है, वो प्रोटेस्ट करने पे उतर आते हैं। बट जहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम होता है वहां पे प्रोटेस्ट जैसी कोई राइट नहीं होते लोगों को, जो किंग ने कह दिया है, जिसका भी रूल है, लीडर जो है
उसने कह दिया वही रूल जो है चलता है, वो उसी की मनमानी चलती है। ठीक है, तो इस टाइप से डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को स्टडी करना और डिफरेंट जो कंट्रीज है उनके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना, यहाँ से जो है स्टार्टिंग हुई थी किसकी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। ठीक है, अब धीरे धीरे कैसे जो है हमें वो देखने के लिए मिला, एवोल्यूशन। ये हटा देना, ये इसमें नहीं है, पता नहीं पीपीटी में थोड़ी मिस्टेक होगी है। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप। तो स्टार्टिंग में क्या था, लिमिटेड स्कोप था, क्योंकि ज्यादातर फोकस किस पे था, वेस्टर्न कंट्रीज से जो है कंपेयर कर रहे थे। बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया हो गया या फिर चाइना हो गया, जापान हो गया, इन सब कंट्रीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो मिड 20th आते आते जब 20th सेंचुरी आएगी, मिड तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विटनेस अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफन कॉल्ड द बिहेवियर रेवोल्यूशन। बिहेवियर रेवोल्यूशन में ये था बेसिकली, जो ये पहले थियोरेटिकल स्टडी थी ना, थियोरेटिकल स्टडी मतलब यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को मिलाना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो पे ध्यान देना कि वहां पे किस टाइप का सिस्टम है, और बल्कि सिर्फ उन्हीं चीजों पे पे ध्यान देना, किस चीज पे ध्यान देना कि कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, ऑथोरिटेरियन रिजीम है, कम्युनिज्म है, ठीक है, या फिर फेडरलिज्म है, ठीक है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का। सेकंड किस चीज पे ध्यान देना कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना। जब मिड 20th आते हुए क्या हुआ, बिहेवियर रेवोल्यूशन आया, यानी कि जो स्टडी है वो किस तरफ फोकस करने लगी, रिसर्च पे, साइंटिफिक रिसर्च पे। ठीक है, यानी अब सब चीज जो भी कंक्लूजन निकाला जाएगा वो किसी थ्योरी पे नहीं निकाला जाएगा कि किसी स्कॉलर ने कह दिया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है तो वो बेस्ट है, बल्कि सर्च आउट किया जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बेस्ट है, क्या पैरामीटर्स हैं, कि वहां के जो लोग हैं उनके पास राइट्स हैं या नहीं है, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज कितना फ्रीली जो है एक तरीके से डिसीजन ले पा रही हैं, क्या कैसे वहां पे इंटरेस्ट ग्रुप है, सिटीजन कैसे वहां पे बिहेव कर रहे हैं, तो मतलब पूरा एक रिसर्च की जाएगी, तब कोई भी कंक्लूजन निकाला जाएगा। क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ पूरी जब पॉलिटिक्स होती है तो उसमें कॉमन पीपल भी इन्वॉल्व होते हैं नाउ टाइम्स। ठीक है, अभी आप जैसे देखोगे कि तो अगर इलेक्शन हो गया तो उसमें किसका रोल रहता है, कॉमन पब्लिक का रोल रहता है ना। तो इसमें जो फैक्टर मिसिंग था वो ये था कि भाई जो पब्लिक है, कॉमन जो लोग हैं, वो फैक्टर मिसिंग था, जो कि कब आया, मिड 20th सेंचुरी के बाद जब बिहेवियर रेवोल्यूशन आया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ पार्ट 2 चाहिए क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का।